नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या। विधानसभा चुनावों के नतीजे के बाद पूरे देश में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर बहस छिड़ गई है। यूपी में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सबसे पहले ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाया। यूपी से शुरू होकर इस मुद्दे की आंच दिल्ली तक पहुंच गई। सवाल यह है कि क्या ईवीएम में किसी तरह का छेड़छाड़ मुमकिन है? साल 1998 ये वो साल था जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता को अपना नेता चुनने का एक नया तरीका मिला। ये था ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आम चुनाव साल 2004। 1998 से शुरू हुआ ईवीएम का सफर 2004 में मुकम्मल हुआ। इस साल हुए आम चुनाव में पूरे देश में बैलेट पेपर की जगह ईवीएम से वोट डाले गए। इसके बाद देश में हुए लगभग हर चुनाव में ईवीएम का ही इस्तेमाल हुआ। हालांकि साल 2009 में ईवीएम को लेकर कुछ सवाल जरूर खड़े हुए। इस आशंका को और भी ज्यादा बल मिलता है कि वोटिंग मशीनों को अवश्य ही मैनेज किया गया। ईवीएम पर जो सवाल उठाया है, मैं भी जांच करके जानकारी करके क्या हो सकता है उस पर भी बात रखूंगा मैं। ईवीएम मशीनों पर से विश्वास पूरी तरह से डगमगा गया है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ईवीएम को लेकर एक नई बहस छिड़ गई। इसकी शुरुआत बीएसपी नेता मायावती ने की। उन्होंने यूपी में बम्पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी पर ईवीएम से छेड़छाड़ करने का इल्जाम लगाया। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एमसीडी चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर के इस्तेमाल की मांग कर डाली। तो मैंने एलजी साहब को यही रिक्वेस्ट किया है कि अगर वो एक मीटिंग बुला लें मेरी इलेक्शन कमीशन की और जो भी पार्टियां हैं, अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है तो कुछ कर नहीं सकते। अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि सब लोग लग के कर सकते हैं तो कर लेते हैं। ईवीएम पर नेताओं के जुबानी हमले का कच्चा चिट्ठा हम सबूतों के साथ आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ के तरीकों की हकीकत क्या है। सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाह है कि ईवीएम को किसी फोन के ब्लूटूथ के जरिए हैक किया जा सकता है और वोटों की गिनती के वक्त मनचाहा नंबर डिस्प्ले कराया जा सकता है। इस काम को अंजाम देने के लिए किसी शख्स को ईवीएम खोलकर छेड़छाड़ करनी होगी। उसे ईवीएम की डिस्प्ले यूनिट में बदलाव करना होगा। हालांकि ब्लूटूथ के जरिए ईवीएम में छेड़छाड़ की जो बात कही जा रही है वो नामुमकिन है, क्योंकि ईवीएम को ब्लूटूथ से जोड़ने के लिए किसी शख्स की उस तक पहुंच होनी चाहिए। साथ ही एक एक मशीन में छेड़छाड़ करना भी लगभग असंभव है। इसके अलावा किस ईवीएम से कहां और कब गिनती हो रही है, ये भी पता लगाना उतना आसान नहीं है। जाहिर है ये सिर्फ कोरी अफवाह है कि ब्लूटूथ के जरिए ईवीएम में छेड़छाड़ कर नतीजों को बदला जा सकता है। इलेक्शन कमीशन को कम एग्रेसिवली प्रोएक्टिवली ये जनता को एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये सारे वहम हैं और इस किस्म के इल्जामात में कोई दम नहीं है और हमारा सिस्टम बड़ा फुल प्रूफ है। ईवीएम में छेड़छाड़ को लेकर एक और अफवाह गर्म है, जिसमें मशीन में अंदरूनी बदलाव की बात कही जा रही है। ईवीएम से छेड़छाड़ करने की दूसरी अफवाह उसकी मेमोरी चिप में छेड़छाड़ को लेकर है। कहा जा रहा है कि मशीन के अंदर अलग से एक मेमोरी डिवाइस लगाकर नतीजे बदले जा सकते हैं। ईवीएम से छेड़छाड़ का ये तरीका भी कोरी अफवाह के अलावा कुछ भी नहीं है। इस तरीके से ईवीएम में छेड़छाड़ तभी संभव है जब वोट पड़ चुके हों और गिनती न हुई हो। ऐसे में ये मुमकिन ही नहीं कि एक एक मशीन खोलकर उसमें बदलाव किया जाए।
एक ईवीएम से 3840 वोट ही दर्ज होते हैं, जबकि आमतौर पर 1500 वोट ही एक पोलिंग बूथ पर पड़ते हैं। वोट पड़ने के बाद और गिनती से पहले ईवीएम में इतने बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ संभव ही नहीं है, जबकि वोट पड़ने के बाद ही ईवीएम सीज हो जाती है और कड़ी निगरानी में रहती है। केवल तो मशीन प्राइवेट हाथ में जाती ही नहीं है। हमारी एक तो टेक्निकल सिक्योरिटी तो मशीनों की, दूसरी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी। हमेशा लॉक एंड की में रहती है, 3 टियर सिक्योरिटी के अंदर मशीन रहती है। ईवीएम में छेड़छाड़ को लेकर एक और अफवाह की काफी चर्चा हो रही है। इसके मुताबिक ईवीएम के सॉफ्टवेयर में ही गड़बड़ी की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि ईवीएम की चिप में जो सॉफ्टवेयर है उसकी प्रामाणिकता ही साबित नहीं हुई है। हालांकि ईवीएम पर लगाए जा रहे इस आरोप में भी कोई दम नजर नहीं आता। पिछले 15 साल से हिंदुस्तान में ईवीएम के जरिए मतदान हो रहा है। इस दौरान अलग अलग पार्टियों की जीत हार होती रही है। ऐसे में अगर कोई गड़बड़ी होती तो अब तक सामने आ चुकी होती। हमने 2009 में मिस्टर गोपाल स्वामी शायद सीईसी थे उस वक्त, तो उस वक्त ये चैलेंज किया था, ओपन चैलेंज किया था। ये नवीन चावला साहब थे, मैं भूल गया, तो कि कोई भी आ जाए पब्लिक हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन में और 100 मशीनें रैंडमली उठा ले और उसमें करके दिखा दे, तो बड़ी अच्छी बात है। तो ऐसा कि उसके बाद हमको सुधार का मौका मिलेगा, लेकिन किसी ने उस चैलेंज को कबूल नहीं किया। ईवीएम को लेकर एक बार फिर सियासत का बाजार गर्म है, लेकिन छेड़छाड़ के जिन जिन तरीकों की पिछले कई साल से बात की जा रही है वो सभी कोरी अफवाह के सिवा कुछ भी नहीं है। चुनाव के नतीजों को भी अगर गहराई से देखा जाए तो यही नजर आता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोपों में कोई दम नहीं है। ईवीएम में छेड़छाड़ को लेकर सियासी गलियारों में अफवाहों का जो बाजार है वो गर्म है। उसकी हकीकत का अंदाजा आंकड़ों को देखकर भी लगाया जा सकता है। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों में हार हुई पार्टियों के आंकड़े जो हैं वो ईवीएम में छेड़छाड़ की बात को गलत साबित करते हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही हारी हुई पार्टियों ने ईवीएम पर सवाल उठा दिए। देखते ही देखते इसकी गूंज लखनऊ से दिल्ली पहुंच गई। सवालों की शुरुआत की बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने। बेईमानी वोटिंग मशीनों में जो उन्होंने धांधली की, यदि यही धांधली गोवा, मणिपुर और पंजाब में भी करते तो इनको जवाब देना मुश्किल हो जाता, फिर ये आसानी से पकड़े जाते। मायावती ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप जरूर लगा रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पड़े वोटों का प्रतिशत अगर निकाला जाए तो आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। इस विधानसभा चुनाव में मायावती की पार्टी बीएसपी को 22.2% वोट मिले, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में उसे 19.77% वोट मिले थे। इस तरह से उसे इस बार 2.43% ज्यादा वोट मिले हैं। सवाल ये है कि अगर ईवीएम में छेड़छाड़ हुई तो बीएसपी का वोट प्रतिशत कैसे बढ़ गया? हार की हताशा में इतना वो बौखला गई हैं कि क्या वो बोल रही हैं उनको ये ध्यान नहीं रहता है। 2007 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे और बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, तब ईवीएम जब जीतो तो ईवीएम अच्छी, जब हार जाओ तो। ईवीएम में छेड़छाड़ को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मायावती के सुर में सुर मिला रहे हैं। वो दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव में ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से वोटिंग की मांग कर रहे हैं। चुनाव आयोग इन वीवीपैट की स्लिपों की काउंटिंग करा ले। अगर उसके नतीजे ईवीएम मशीनों के नतीजे से मैच कर जाते हैं तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा कि भाई ये सारी फर्जी बातें हैं, ईवीएम बड़ी अच्छी है, ईवीएम को टेम्पर नहीं किया जा सकता। नतीजे आने के बाद केजरीवाल भी पंजाब चुनाव में धांधली होने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन नतीजों से पहले उन्होंने पंजाब के साथ साथ गोवा में भी अपनी जीत का दावा किया था। इनकी आंख में आंख डाल के इनको चैलेंज करके इनको भगाने के लिए आए हैं। केजरीवाल अब गोवा का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन पंजाब के बारे में उनकी दलील है कि यहाँ उनकी जीत पक्की थी, मगर ईवीएम में हुई गड़बड़ी से ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा। एक मन में ये शक पैदा होता है, कई सारे लोगों का कहना है अकाली दल को
और भाजपा के गठबंधन को मुश्किल से 5-6% वोट मिलना था। एक शक पैदा होता है कि कहीं ईवीएम के जरिए 20 से 25% वोट आम आदमी पार्टी का अकाली दल और भाजपा के गठबंधन को ट्रांसफर तो नहीं कर दिया गया है। पंजाब में मिली हार का ठीकरा वो ईवीएम पर फोड़ रहे हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और ही बयां कर रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 4 लोकसभा सीट जीती थी। तब उसे 23.6% वोट मिले थे। इस विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत 23.7% रहा, यानी 2014 के मुकाबले 2017 में वोट प्रतिशत में बहुत ही मामूली सा इजाफा हुआ। यहाँ भी सवाल यही पैदा होता है कि अगर ईवीएम में छेड़छाड़ हुई तो पंजाब में आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत थोड़ा ही सही, लेकिन कैसे बढ़ गया? दिल्ली आम आदमी पार्टी का गढ़ है, जहां एमसीडी के चुनाव भी होने हैं। पार्टी को आशंका है कि पंजाब और गोवा में मिली करारी हार का असर कहीं दिल्ली के चुनाव पर ना पड़ जाए। ईवीएम को मुद्दा बनाकर पार्टी की कोशिश है कि विधानसभा चुनाव में मिली हार के असर को कम से कम किया जा सके। चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन ईवीएम में छेड़छाड़ के मुद्दे पर दोनों साथ दिखाई दे रहे हैं। ईवीएम पर जो सवाल उठाया है, मैं भी जांच करके जानकारी करके क्या हो सकता है उस पर भी बात रखूंगा मैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में सिर्फ 5 सीट हासिल की थी, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि विधानसभा चुनाव में वो करिश्मा जरूर दिखाएंगे। मगर आंकड़ों को देखें तो यहाँ भी दावे कमजोर होते नजर आ रहे हैं। इस विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत 2014 के लोकसभा चुनाव के वोट प्रतिशत से थोड़ा कम जरूर है, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि इस बार समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ी थी। उसने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था और यूपी की 403 सीटों में से 105 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी। अगर इस नजरिए से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है। इससे ईवीएम में छेड़छाड़ की दलील कमजोर पड़ जाती है। चुनावों में करारी हार का सामना करने वाली पार्टियां भले ही ईवीएम पर सवाल उठा रही हैं, लेकिन जेडीयू जैसी पार्टी का मानना है कि जिन पार्टियों की हार हुई है उसकी वजह वोट का बंटवारा है, न कि ईवीएम। ये लोकतंत्र में सभी पक्ष और प्रतिपक्ष को अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातों को परिभाषित करने का अधिकार है। मैंने भी उनके वक्तव्य देखे हैं, लेकिन सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों की वोटों को अगर मिलाया जाए तो बीजेपी से ज़्यादा उसकी संख्या होती है, लगभग 95 लाख अधिक। अगर इन तीनों दलों ने एकता की होती तो ईवीएम की शरारत भी भाजपा के काम नहीं आती। ईवीएम पर जितने भी आरोप लग रहे हों, चुनाव आयोग ने सभी को निराधार करार दिया है। साथ ही ये भरोसा भी दिलाया है कि ईवीएम से वोटिंग पूरी तरह सुरक्षित है। सवाल ये है कि क्या ईवीएम को सियासत का मुद्दा बनाया जा रहा है या फिर हार की जिम्मेदारी से बचने का हथियार। ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोप पहले भी लगे हैं। 2009 के आम चुनाव के बाद भी ईवीएम में छेड़छाड़ को लेकर चुनाव आयोग को कई शिकायतें मिली। उस वक्त आयोग ने चुनौती दी थी कि कोई भी शख्स आयोग के सामने ईवीएम में छेड़छाड़ कर दिखाए, लेकिन ऐसा करने में कोई कामयाब नहीं हो सका। ईवीएम में छेड़छाड़ को लेकर छिड़ी बहस नई नहीं है। हर पार्टी ने चुनाव आयोग से ईवीएम को लेकर शिकायत की है। हालांकि आयोग ने हमेशा ये साबित किया है कि ईवीएम में गड़बड़ी की गुंजाइश ही नहीं है। चुनाव आयोग ने 3 से 8 अगस्त 2009 को उन सभी लोगों को बुलाया जो ईवीएम में गड़बड़ी होने का आरोप लगा रहे थे। इसमें कई पार्टियों के नेता और अदालत में अर्जी देने वाले कई लोग भी शामिल थे। आयोग ने अलग अलग राज्यों से 100 ईवीएम मंगवाकर उनके सामने रखी और चुनौती दी कि कोई भी ईवीएम से छेड़छाड़ करके दिखाए, लेकिन कोई भी शख्स ईवीएम से छेड़छाड़ करने में कामयाब नहीं हुआ। उस वक्त ये चैलेंज किया था, ओपन चैलेंज किया था, ये नवीन चावला साहब थे, मैं भूल गया, तो कि कोई भी आ जाए पब्लिक हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन में और 100 मशीनें रैंडमली उठा ले और उसमें करके दिखा दे।
ईवीएम को लेकर कई संस्थाओं ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने वे शिकायतें चुनाव आयोग के पास ले जाने की बात कही। हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज कोटसे पाटिल भी ईवीएम की शिकायत को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इज आल्सो इंडिपेंडेंट बॉडी। हमने तो आदेश दिया है, तो अब उनको पूछो कि आदेश क्यों नहीं माना। तो हम इलेक्शन कमीशन के पास गए, इलेक्शन कमीशन को भाई पूछा, इलेक्शन कमीशन तीनों वो मुझे मिले और कहा कि सर हम तो मानने को तैयार हैं, पैसे नहीं हमारे पास, वो मशीन में जो चेंजेस करने पड़ेंगे उसके लिए जो पैसे चाहते हैं हमने पैसे मांगे गवर्नमेंट से, पैसे आए नहीं। बार बार आ रही शिकायतों के बाद चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 2019 का चुनाव VVPAT यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल के जरिए कराया जाएगा। वीवीपैट मशीन एक यूनिट है जिसे ईवीएम के साथ जोड़ा जा रहा है। इसके जरिए मतदाता को ये पता चल जाएगा कि उसने जिसे वोट दिया है वो वोट उसे ही पहुंचा है। मतदाता को वीवीपैट मशीन एक पर्ची दिखाती है जिससे ये पता चल जाता है कि वोट चुने हुए उम्मीदवार को पहुंचा है। इस पर्ची को कुछ देर के लिए वीवीपैट की स्क्रीन पर देखा जा सकता है। बाद में ये पर्ची मशीन में सुरक्षित हो जाती है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में करीब 50,000 वीवीपैट मशीनों का भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आयोग के सामने चुनौती ये है कि 2019 तक सभी ईवीएम में वीवीपैट को जोड़ा जाए। दुनिया में कई देशों ने ईवीएम से वोट करने के बाद उसे बंद कर दिया क्योंकि उन्हें ईवीएम में छेड़छाड़ के सबूत मिले, लेकिन भारत में बनी ईवीएम की पूरी दुनिया में चर्चा होती है। ईवीएम से छेड़छाड़ का कोई मामला अब तक सामने नहीं आया है। खास बात यह है कि ईवीएम पूरी तरीके से स्वदेशी है। चुनाव आयोग का तो यहाँ तक दावा है कि ईवीएम मशीनें वैज्ञानिक परीक्षण के दौरान भी छेड़छाड़ से पूरी तरह से मुक्त पाई गई हैं। ईवीएम में कोई किसी तरह की गड़बड़ी न कर सके, आयोग इसका भी पूरा ख्याल रखता है।